नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, तिथि के हिसाब से इन सबको कर्म दें, यानी कि डेट वाइज इनको लगाएं। तो हमें इन सब की डेट पता होनी चाहिए, तभी हम इसको लाइन से लगा पाएंगे। सबसे पहला है, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यानी कि चीन जो है डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना। तो चीन जो है 2001 में मेंबर बना था इसका। ठीक है, तो पहले में क्या लिखोगे आप, 2001। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यानी कि जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय वो कब बना, ये बना था 1957 और 58 में। 57 में बनने की बात शुरू हुई थी और 58 में बनकर ये तैयार हो गया था। ठीक है, तो चीन जो है 2001 में मेंबर बना है, तो यानी इससे बाद में आएगी ये चीज़। हमें लाइन से लगाना था ना ऑर्डर में, डेट वाइज। अब जो है 1957 में वो बना यूरोपीय आर्थिक समुदाय, तो उसको हम पहले रखेंगे। उसके बाद है यूरोपीय संघ की स्थापना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है, 1992 में हुई है। उसके बाद आसियान की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। 8 अगस्त 1967 को आसियान बना था। तो देखो, सबसे पहले 57 वाला लिखेंगे हम, यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना। उसके बाद आसियान लगाएंगे हम, आसियान 1967 में बना। उसके बाद तीसरा हम लिखेंगे यूरोपीय संघ, 1992 में बना। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ लिखेंगे, विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हुआ 2001 में। ठीक है, तो ये ऐसे डेट वाइज हमें लगाना था। उत्तर देख लो अब आप, कै खे गै और गै में क्या क्या लिखेंगे हम। कै में आएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, खे में आएगा आसियान, उसके बाद गै में आएगा यूरोपीय संघ, घै में आएगा विश्व व्यापार संगठन में चीन की एंट्री। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन, आसियान वे या आसियान शैली क्या है। देखो, पहला पॉइंट है आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली। तो जो उनकी जीवन शैली है वो है आसियान वे। आसियान वे का मतलब है जो आसियान के सदस्य देश अपना कामकाज करते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, उसको आसियान वे बोला जाता है। तो पहला पॉइंट तो गलत है, लोगों की जीवन शैली थोड़ी है, आसियान ग्रुप का काम करने का तरीका है। दूसरा पॉइंट देखो, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। हाँ, ये पॉइंट ठीक लग रहा है हमें बिल्कुल, कि आसियान जो है वो अपने मेंबर्स में अनौपचारिक यानी फॉर्मल ना होके कोऑर्डिनेशन के साथ, दोस्ती के साथ वो अपना कामकाज करते हैं। यही है आसियान शैली, या इंग्लिश में हम बोलते हैं आसियान वे। अब है अगला पॉइंट, आसियान सदस्यों की रक्षा नीति नहीं है। रक्षा नीति नहीं है ये, सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है, यानी कि ख पॉइंट जो है, वो इसका ठीक आंसर है। अब है तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी ओपन डोर पॉलिसी किसने अपनाई। चाइना ने अपनाई थी ये, और 1978 में अपनाई थी। ठीक है, तो अगर आपसे नेता पूछते हैं तो आंसर लिखोगे आप देंग शाओपिंग। ठीक है, और डेट क्या है, 1978। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, चाइना ने खुले द्वार की नीति अपनाई 1978 में। अगला है खालिस्तान भरे। 1962 में भारत और चीन के बीच डैश और डैश को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई। तो ये बताना है कि 62 में जो भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी वो किस एरिया को लेकर हुई थी। तो दो एरिया को लेकर हुई थी, एक तो अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को लेकर, और एक हुई थी लद्दाख वाले एरिया को लेकर। ठीक है, तो आज भी हम देखते हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम आज भी हैं, और भारत और चाइना में जो भी अब प्रॉब्लम चल रही है वो इन्हीं दोनों एरिया में चल रही है। तो भारत का जो अक्साई चीन वाला एरिया है वो आज भी चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो दोनों इन्हीं एरिया को लेकर हमारे 1962 में चाइना से लड़ाई हुई थी। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में डैश और डैश करना शामिल है, यानी कि क्या शामिल है उसमें, आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति करना। ये क्या चाहते हैं, अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं और अपनी समाज को और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक कामों में आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना शामिल है। तीसरा पॉइंट है, चीन ने 1972 में डैश के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास खत्म किया, यानी किसके साथ रिलेशन बनाए। हम सबको पता है कि अमेरिका के साथ चाइना ने रिलेशन बनाए थे 1972 में। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन आए थे चाइना में और उन्होंने चाइना का दौरा किया था। अगला है, डैश योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। बताओ कौन सी पॉलिसी लेके आया था अमेरिका। पॉलिसी थी मार्शल योजना। ठीक है, तो कौन सी योजना के तहत, मार्शल योजना के तहत यूरोपीय संघ के देशों को या यूरोप के देशों को हेल्प दी गई थी, उनको आर्थिक मदद दी गई थी। अगला है, डैश आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। तो आसियान का जो सुरक्षा समुदाय है वही तो सुरक्षा के मामले देखेगा। तो आसियान सुरक्षा समुदाय,
आंसर है इसका। और आसियान सुरक्षा समुदाय एक ऐसा स्तंभ है जो कि इसके सदस्य देशों की रक्षा के मामले देखता है सारे के सारे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे पूछा गया कि क्षेत्रीय संगठन जो बनाए जाते हैं उनके क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय संगठन का मतलब समझो। क्षेत्र मतलब एक एरिया, संगठन मतलब ग्रुप। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे अलग अलग एरिया में संगठन बने हुए हैं, जैसे कि यूरोप वालों ने यूरोपीय यूनियन बनाया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने आसियान बनाया, और भारत और उसके पड़ोसी देशों ने दक्षेश बनाया। तो क्षेत्रीय संगठन है ये सारे के सारे। तो इनके बनाने के क्या उद्देश्य हैं ये हमसे पूछा गया है। तो पहला पॉइंट है क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाना, यानी कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कल्याण करना, यानी कि उनका भला करना, और उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है उसको अच्छा बनाना, उसमें गुणात्मकता लाना। सेकंड पॉइंट, क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास लाना, यानी जो अपना एरिया है, अपना जो क्षेत्र है उसमें आर्थिक वृद्धि यानी कि पैसे से रिलेटेड ग्रोथ लाना, सामाजिक प्रगति समाज को आगे बढ़ाना, और सांस्कृतिक विकास यानी कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये उद्देश्य होते हैं किसी भी संगठन के बनने के। अब अगला पॉइंट है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। सामूहिक मतलब सबकी एक साथ, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि ये सारे के सारे लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे। तो तीसरे पॉइंट का मतलब है कि सारे साथ मिलकर ऐसे काम करना चाहते हैं ताकि वो किसी पर भी डिपेंड ना रहें। फोर्थ पॉइंट, अन्य देशों के साथ सहयोग करना, यानी कि ये ग्रुप जो है ये दूसरे देशों के साथ मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे और अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे, यानी कि पैसे से रिलेटेड चीज़ में, सामाजिक यानी समाज से रिलेटेड चीज़ में, सांस्कृतिक कल्चर से रिलेटेड चीज़ में, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ में, वैज्ञानिक मतलब साइंस की फील्ड में आपसी सहयोग करेंगे, यानी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और दोस्ती के साथ इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट, एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझ बूझ एवं सहृदयता विकसित करेंगे, यानी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सभी प्रॉब्लम्स को साथ मिलकर दोस्ती के साथ सुलझा लेंगे। सेवंथ पॉइंट, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेंगे, यानी दुनिया में जो और भी संगठन हैं उन सभी के साथ ये कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे और वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को आप याद कर लो। आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं, जैसे आसियान का नाम लिखकर आपसे पूछ लें कि आसियान के उद्देश्य क्या हैं, तो आपको यही सारे पॉइंट लिखने हैं। अगर आपसे शार्क के पूछ ले तो भी आपको यही लिखने हैं। ठीक है, तो हर एक क्षेत्रीय संगठन के, क्षेत्र मतलब एक एरिया, संगठन मतलब ग्रुप, तो जो अपने अपने एरिया में संगठन बना रखे हैं उनके लगभग यही उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो सभी अपनी भलाई के लिए, अपनी कल्याण करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इसीलिए तो ग्रुप बनाते हैं। तो यही था ये क्वेश्चन कि क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं। तो आपसी सहयोग, प्यार प्रेम बढ़ाना और अपनी तरक्की करना ही इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है अब, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है। भौगोलिक का मतलब है ज्योग्राफिकली, निकटता मतलब पास पास होना। तो आप खुद बताओ, अगर कोई देश पास पास हैं तो ही तो ग्रुप बन पाएगा। अच्छा, यही पूछा है क्वेश्चन में कि अगर आपस में ये देश पास पास हैं तो इनसे क्षेत्रीय संगठन बनने में क्या असर पड़ता है। जैसे आपके पड़ोसी हैं वैसा ही तो आपका ग्रुप होगा, तो यही ये कह रहे हैं। तो भौगोलिक निकटता का ही डायरेक्ट प्रभाव है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी होता है, जो भी एक क्षेत्र के देश होते हैं, उन्हीं का संगठन बनता है। तो यही ये क्वेश्चन है कि भौगोलिक निकटता यानी कि पास पास होने की वजह से क्षेत्रीय संगठन बनने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे देश पास में होंगे उसी तरीके का हमारा संगठन बनेगा। तो अब पढ़ते हैं आंसर। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर सकारात्मक असर पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर पास पास है देश तो अच्छा असर पड़ेगा, एक दूसरे की हेल्प अच्छे से कर पाएंगे, एक दूसरे से व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपस में। ग्रुप अगर पास के लोगों के साथ बनेगा तो वो हमेशा सकारात्मक रहेगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रहेगा। भौगोलिक निकटता के कारण
उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज तथा भाषाएं समान होती हैं, जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। अब फॉर एग्जांपल आप अपना देखो, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, इनका कल्चर और हमारा कल्चर लगभग सेम है। वहाँ पे जो धर्म है, जो जातियाँ हैं, वो आपको भारत में भी मिल जाएंगी। ठीक है, श्रीलंका में भी आप देख लो, भारत के तमिल लोग भी रहते हैं। तो इनका कल्चर, इनकी भाषा, इनके रीति रिवाज लगभग हमारे जैसी ही हैं, तो हमें इनके साथ ग्रुप बनाने में आसानी होगी। तो यही लिखा हुआ इस पॉइंट में, भौगोलिक निकटता यानी पास पास होने की वजह से हमारा कल्चर भी एक जैसा होता है, धर्म भी लगभग एक जैसे होते हैं, रीति रिवाज भी और हमारी लैंग्वेज भी, जिसके कारण अपने ग्रुप में, अपने जो हमारा ग्रुप बनता है क्षेत्रीय संगठन, उसमें हमें हेल्प मिलती है। अगला पॉइंट, क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग व संगठन की भावना पैदा होती है। यानी कि अगर आसपास के देश होंगे तो आपस में क्या रहेगा, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना आएगी अंदर और एक यूनिटी की फीलिंग होती है। क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में शत्रुता एवं युद्ध की भावना न होकर बंधुत्व व शांति की भावना पैदा होती है। यानी कि अगर पास पास देश होंगे तो दुश्मनी की बजाय आपस में दोस्ती होती है। भारत पाकिस्तान का एग्जाम्पल मत देखना, वो तो हमारे कुछ विवाद है, पर अधिकतर ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास के ग्रुप हैं हमारे साथ, तो हमारे क्या होगी, उनके साथ अच्छी दोस्ती होगी। जैसे कि यूरोपीय यूनियन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वो जितने भी देश हैं यूरोप के, उन सब ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी दोस्ती बना रखी है और वहाँ पे बहुत शांति है, बहुत भाईचारा है। इसीलिए उनका जो क्षेत्रीय संगठन है यूरोपीय यूनियन, उनका जो रीजनल ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, वो आज एक बहुत बड़े लेवल पे है। तो भौगोलिक निकटता होने की वजह से, यानी कि ज्योग्राफिकली आसपास होने की वजह से, ये हर तरीके से हेल्प करता है हमारे ग्रुप को। अब देखो अगला क्वेश्चन, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। आसियान हम सबको पता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये वाले देश हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अपना एक टारगेट फिक्स किया था कभी, कि हम 2020 तक अपना ये चीज़ें अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो यही है आसियान विजन, कि हम 2020 तक ये चीज़ें जो है अचीव कर लेंगे। विजन का मतलब होता है सपना। तो आसियान वालों ने एक विजन देखा, अपना एक सपना देखा कि 2020 तक हम इन बातों पर जो है वो हर एक चीज़ कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। बहिर्मुखी का मतलब है मल्टी डायमेंशनल, यानी कि कई सारी एरिया में, एक एरिया में नहीं, सिर्फ बहुत सारे एरिया में आसियान काम करेगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 2020 तक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आसियान अपना सिर्फ एक फील्ड को पकड़ के काम नहीं करेगा, बहुत सारी फील्ड में काम करेगा। तो ये था इनका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण होगा। यानी कि आपस में जो हमारे पड़ोसी हैं जितने भी आसियान के, उन सब के साथ हम क्या करेंगे, आर्थिक एकीकरण, यानी पैसे से रिलेटेड एक साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे करेंसी वगैरह है, उसको एक बनाएंगे। व्यापारिक उदारीकरण होगा, व्यापार में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। वित्तीय सहयोग होगा, वित्त मतलब पैसा, तो पैसे का सहयोग होगा। वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए। यानी कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो है सॉल्यूशन निकाले इस चीज़ के लिए कि कैसे हम आगे बढ़ें। तीसरा पॉइंट, आसियान विजन के तहत आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक समुदाय एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई। और ये कहा गया कि हम अपना क्या बना लेंगे, आसियान सुरक्षा समुदाय भी बना लेंगे, और आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड भी ग्रुप बना लेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक ग्रुप भी बना लेंगे। और इस चीज़ को आसियान वालों ने पूरा भी कर लिया है। 2020 तक उनके जो टारगेट थे उन्होंने वो पूरे कर लिए हैं। तो ये 3 मेन टारगेट थे इस पे। ठीक है, और इनके अलावा एक और भी टारगेट था। उन्होंने कहा था कि हम अपने व्यापार वाले ग्रुप में चाइना को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो चाइना जैसे बड़े देशों के साथ भी वो व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं, वो करना चाहते हैं। यही था उनका आसियान विजन 2020। क्लियर 7th क्वेश्चन। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। ठीक है, आसियान के 3 मेन स्तंभ हैं, यानी 3 पिलर हैं। स्तंभ का मतलब है इसकी बिल्कुल मेन बातें जो इसको पावरफुल बनाती है, एक अच्छा ग्रुप बनाती हैं। तो 3 इसकी मेन चीज़ हैं, मेन आप ग्रुप कह लो, कम्युनिटी कह लो, कुछ भी कह लो, इसके 3 पिलर हैं बिल्कुल। पहला है सुरक्षा समुदाय, यानी कि जो आपस में क्या देखता होगा, सुरक्षा देखता होगा, यानी कि आसियान के देशों की आपस में लड़ाई नहीं होने देता होगा। तो पहला है सुरक्षा समुदाय, ये इसका पहला पिलर है।
जो कि क्या करता है, आसियान के देशों के सभी टकरावों को दूर करता है, यानी आपस में इनकी दोस्ती बनाए रखता है, लड़ाई वगैरह नहीं होने देता। दूसरा ग्रुप, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक मतलब पैसा, तो यही इसमें बाजार की बात आएगी, व्यापार की बात आएगी, प्रोडक्शन की बात आएंगी। तो ये सारे मैटर जो है वो आर्थिक समुदाय संभालता है। तो आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार, यानी कि एक साथ मिलकर जो उनका बाजार है, उनकी जो मार्केट है, और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। वही पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उस चीज़ को बढ़ावा देता है आसियान आर्थिक समुदाय। तो ये 2 पिलर पढ़ लिए हमने, 3 पिलर है इसके। पहला है सुरक्षा वाला, दूसरा है आर्थिक वाला, तीसरा है समाज और संस्कृति वाला। तो तीसरा पॉइंट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह समुदाय क्या करता होगा, आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, कुछ याद करने की जरूरत थोड़ी है। पहला तो सुरक्षा समुदाय, तो सुरक्षा देखता होगा। दूसरा आर्थिक समुदाय, तो आर्थिक मामलों को देखता होगा। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, तो क्या देखता होगा, ये कल्चर को अपने और अपने समाज को, यानी कि उन देशों का जो कल्चर है और उनका जो समाज है उसको आगे बढ़ाने की ये बात करता होगा। ठीक है, तो तीसरे समुदाय का काम क्या है, आसियान देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। तो ये थे 3 पिलर जो कि आसियान के बिल्कुल मेन चीज़ है, आसियान के बिल्कुल मेन स्तंभ हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने चीनी अर्थव्यवस्था पूरा ढंग से टॉपिक पढ़ा था अपने चैप्टर वाली वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन क्वेश्चन आंसर करने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने वहाँ पे बिल्कुल डीप में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो क्वेश्चन है हमारा वही चाइना की इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। आप तो हमें पता है कि जब चाइना 1970 से पहले पहले क्या था, एक साम्यवादी देश हुआ करता था, यानी कि वहाँ पे हर चीज़ पे जो है सरकार का कंट्रोल हुआ करता था। पर 1970 के बाद पूरी दुनिया के लिए उसने अपने रास्ते खोले। 1972-73 में उसने क्या किया था, अमेरिका के साथ रिलेशन बनाए थे। और 1978 में उसने क्या किया था, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। 1982 में उसने क्या किया था, एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया था। और 1998 में उसने क्या किया था, इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट किया था। तो ये सारी चीज़ चाइना ने की, और अपनी जो उसकी पहले नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, जिसपे सरकार का बहुत तगड़े तरीके से कंट्रोल था, उस चीज़ को 1970 में आकर चेंज कर दिया। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है। आज की चीनी अर्थव्यवस्था, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो चाइना की अर्थव्यवस्था है, वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से, यानी जो पहले हुआ करती थी 1970 से पहले साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी, उससे कैसे अलग है। तो पूरी स्टोरी अगर हम चाइना की लिख देंगे, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आज़ादी के बाद वो साम्यवादी था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो नियंत्रित थी, पर 70 के बाद उसने क्या किया, अमेरिका से संबंध बनाए, सभी चीज़ों को प्राइवेट किया। तो यही है पुरानी वाली से डिफरेंस इसका। तो देखते हैं अब क्या लिखा है। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है, यानी जो आज है प्रेजेंट टाइम पे चाइना, वो है प्राइवेट चाइना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कर रखा है चाइना ने। पर पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, साम्यवादी थी, प्राइवेट वो नहीं थी। तो पूरी तरह से अलग है, ये लिखा हुआ पहली लाइन में। उसके बाद चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है। आज के टाइम पे पूंजी निवेश, यानी कि पैसा लगाकर बिजनेस वगैरह में, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में, उसका जो टारगेट है वो ये है कि वो उच्चतर उत्पादकता, यानी कि हाई लेवल का प्रोडक्शन कर सके। ठीक, चीन ने वर्तमान समय में बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया है। वो बिजनेस करना चाहता है, मार्केटों में उतरना चाहता है। तो बाजार उन्मुख का मतलब है उसने प्राइवेट कर दिया है सब कुछ, और वो बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। चीन ने शॉक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजार उन्मुख बनाया, यानी कि उसने रूस की तरह नहीं किया, एकदम से सब कुछ प्राइवेट नहीं किया। उसने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था को प्राइवेट किया। ये लिखा हुआ है इस लाइन में। शॉक थेरेपी का मतलब है झटका लगना। जब रूस ने अपनी इकोनॉमी को एकदम प्राइवेट किया था तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, उसकी सारी चीज़ें एकदम से बिक गई थी और बहुत तगड़ा नुकसान रूस को हुआ था। पर चाइना ने ऐसा नहीं किया। शॉक थेरेपी की अपेक्षा, यानी उसकी बजाय, उसने स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध मतलब है स्टेप बाय स्टेप, अपनी इकोनॉमी को बाजार उन्मुख किया, यानी कि प्राइवेट किया। चीन ने 1982 में कृषि को, यानी कि 1982 में खेती को, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। यानी कि देखो कितने साल बाद किया है, यानी कि बिल्कुल वो एक चीज़ को पहले प्राइवेट कर रहे हैं, फिर उसको ढंग से कंट्रोल में ला रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ को कर रहे हैं। एकदम उसने सब कुछ प्राइवेट नहीं किया। ठीक है, यही है चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह।
आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, यानी कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो बनाए चाइना ने। ये एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लगाई जाती हैं, दूसरे देशों की कंपनियां भी आती हैं और अपने खुद के देश की कंपनियां भी वहाँ पे लग सकती हैं। तो इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुलापन लिए हुए है, यानी कि आज के टाइम पे वो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है। पहले की तरह वो बंद या नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। नियंत्रित का मतलब है कंट्रोल्ड और खुलेपन का मतलब है ओपन। तो 1978 में जो चाइना ने पॉलिसी अपनाई थी, ओपन डोर पॉलिसी, उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था आज तक कैसी है, खुलापन लिए हुए है, यानी कि ओपन डोर को फॉलो करती है, वो ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो करती है। ठीक है, तो ऐसे है आज चीन की अर्थव्यवस्था। चीन विचारधारा से साम्यवादी है, पर फिर भी उसका जो बाजार है, उसकी जो इकोनॉमी है, वो कैसी है, वो है कैपिटलिस्ट, या हम कह सकते हैं प्राइवेट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई, संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अब ये किस युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो ये कह रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद यूरोप के देशों को बहुत दिक्कत हुई थी। वो बेशक जीते थे वहाँ पे कुछ देश, पर फिर भी उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डूब गई थी और वो पैसे में बहुत पीछे हो गए थे, गरीबी आ गई थी वहाँ पे। तो उन देशों ने अपनी परेशानियों को कैसे सुलझाया, ये बात बतानी है हमें। तो हमें इसमें ये बताना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद वहाँ पे इकोनॉमी डूब गई थी। फिर अमेरिका ने एक योजना लागू की थी, मार्शल योजना, जिसके जरिए कुछ पैसा दिया गया था यूरोप के देशों को। उस पैसे को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके यूरोप के देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, फिर आगे चलकर उसी ग्रुप को बहुत आगे लेकर वो गए, फिर वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना। फिर आगे चलकर वो 1992 में जाकर क्या बन गया, यूरोपियन यूनियन बन गया। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया, यही पूछा है। तो अगर हमने पढ़ रखा है यूरोपीय यूनियन कैसे बना, तो हम इसका आंसर 1 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी स्टोरी बतानी है, वही जो हमने चैप्टर वाली वीडियो में पढ़ी थी कि यूरोपीय यूनियन कैसे बना। तो बिल्कुल शुरू से बताना है हमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दिक्कत हुई, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप को वो और आगे लेकर गए। फिर 57 में एक और ग्रुप बनाया। फिर उसी 57 वाले ग्रुप को वो और हाई लेवल पे लेकर गए, और जो पहले एक आर्थिक चीज़ के लिए बना था, सिर्फ पैसे से रिलेटेड मामलों को सुलझाने के लिए जो ग्रुप बना था, वो एक पॉलिटिकल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसका आंसर। यूरोपीय देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत, सहयोग और परस्पर विश्वासों के आधार पर अपनी परेशानियों को दूर किया, यानी कि आपस में बातचीत कर कर, एक दूसरे का सपोर्ट कर कर, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट दिखाकर उन्होंने क्या किया, आपसी मामलों को सुलझाया। यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के अधीन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। अब ये डेट याद रखना, 1948 में आई एक मार्शल योजना, और यूरोप के देशों ने अपना कौन सा ग्रुप बनाया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो ये डेट याद कर लो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948, 1948। तो पहला ग्रुप है ये यूरोप के देशों का। राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय देशों ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की, यानी कि अगले ही साल इन्होंने क्या बनाया, एक और कम्युनिटी बनाई अपनी, यूरोपीय परिषद। 1957 में इन देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। जो ये 48 में ग्रुप बना था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इसको और आगे वो लेकर गए, और 1957 में, दूसरी डेट आपको याद करनी है, पहली 1948, दूसरी 1957। 1957 में क्या बनाया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, सन 1985 में यूरोपीय देशों ने सांगेन संधि करके यूरोपीय देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया। सांगेन नाम की जगह पे क्या हुआ, एक संधि हुई, और इन देशों ने क्या किया, आपस में जो वीज़ा लगता था एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, और अपने बॉर्डर को एक दूसरे के लिए इतना फ्री बना दिया कि यहाँ के लोग, ऐसा लगता है मान लो दूसरे स्टेट में जा रहे हो, इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये दूसरे देश में चले गए। तो अपनी जो सीमा थी, अपने जो बॉर्डर थे, उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन लोगों ने 1985 में। तो और अच्छे तरीके से इनका ग्रुप आगे बढ़ा, इनकी दोस्ती बढ़ी और इनका व्यापार बढ़ा, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, जो सीमा के रूल्स रेगुलेशंस थे, उन चीज़ों को आपस में ख़त्म कर दिया। जो भी यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, जिनमें अच्छी दोस्ती है, उन सभी ने क्या कर दिया, अपने बॉर्डर वाले रूल्स को, अपने सीमा नियंत्रण को, बॉर्डर पे जो कंट्रोल होता है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। 1990 में
यूरोपीय देशों के प्रयासों से जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1990 में इन्होंने क्या किया, जर्मनी को एक किया। पहले जर्मनी में दो अलग अलग विचारधाराएं हुआ करती थी। आधा जर्मनी बटा हुआ था साम्यवादी में, आधा बटा हुआ था पूंजीवादी में। पर 1990 के दशक में क्या हुआ, इन देशों ने मिलकर कैपिटलिस्ट बना दिया, यानी पूंजीवादी बना दिया पूरे जर्मनी को, और उसका एकीकरण किया और जर्मनी को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। 1992 में यूरोपीय देशों ने मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की। और 1992 में जो एक अभी ग्रुप बना था 48 में छोटे लेवल पे, 1992 में इस ग्रुप ने बहुत बड़ा रूप ले लिया और एक ये ग्रुप बन गया बहुत बड़ा, जो कि आज सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है और इसका नाम पड़ा यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन कि कैसे यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, किस तरीके से युद्ध के बाद उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को संभाला। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, पहले तो मार्शल योजना कब आई, 1948 में आई। क्या थी मार्शल योजना, अमेरिका की हेल्प थी जो कि यूरोप के देशों को दी गई थी। ठीक, दूसरी बात आपको याद रखनी है 1948 की ही, कि जब ये मार्शल योजना आई तो एक ग्रुप बना यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, होगी दोनों बात याद। उसके बाद आपको याद रखना है 1957 वाली बात, कि 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना। ठीक, उसके बाद इन देशों ने क्या किया, सांघिक संधि करी 1985 में और सीमा नियंत्रण हटा लिए। उसके बाद 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि हुई और क्या हो गई, यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको प्यार से बातचीत से सुलझा लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी संगठन बनाती है। तो जो यूरोपीय यूनियन है वो कैसे आज इतने अच्छे लेवल पे है, ये पूछा गया है हमसे। देखो उसकी जो भी यूनिटी है ना, वही उसको एक प्रभावी संगठन बनाती है। उसका अपना एक झंडा होना, उसका गान होना, उसका स्थापना दिवस होना, उसकी मुद्रा होना, ठीक है, उसमें आपसी प्यार होना, आपसी जो उनका प्रेम है, उसका जो आर्थिक प्रभाव है, वो पैसे में सबसे अमीर है, वर्ल्ड लेवल पे वो सबसे आगे है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ वगैरह, उसमें वो बहुत आगे है। ठीक है, सैनिक मामलों की बात कर ले तो उसमें वो आगे है। तो जो हमने पढ़ा था चैप्टर में यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, वही सारी बातें अगर हम पॉइंट बना के लिख देंगे तो वही इसका आंसर है। तो जो जो उसके प्रभाव थे, सैनिक जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे आगे है वो, उसके पास एटम बम है, तो यही सारी चीज़ें उसको क्या बनाती हैं, प्रभावी यानी कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, बहुत अच्छा एक संगठन बनाती हैं। तो यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, बिल्कुल भाई हमें पता है। यूरोपीय संघ किसका एक ग्रुप है, यूरोपीय देशों का। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है तथा मुद्रा है, यानी उनकी सभी चीज़ एक है। उनका झंडा भी, नेशनल एंथम भी, उनका स्थापना दिवस भी और करेंसी भी। करेंसी कौन सी है उनकी, यूरो है, जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करते हैं, जो कि इसको क्या बनाते हैं, एक पावरफुल ग्रुप बनाते हैं। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका के बाद अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय संघ की इकोनॉमी आती है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर हम ताकत की बात करें तो यूरोपीय संघ की जो आर्मी है वो वर्ल्ड की सेकंड टॉप आर्मी गिनी जाएगी। ये सभी तत्व यूरोपीय संघ को एक प्रभावी संगठन बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, हमने जब चैप्टर वाली वीडियो में पढ़ा था तो उसमें हमने पॉइंट वाइज जो लिखे थे सारी बात, कि यूरोपीय आर्थिक संगठन के आर्थिक प्रभाव, सैनिक प्रभाव, वो सारे पॉइंट आप बना देना, आपके 6 मार्क्स उसमें पूरे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में था, वहाँ पे आपको एक बड़ा मैंने लिखवा रखा है, उन्हीं हेडिंग्स को आप याद कर लो, उनको लिख लो। ठीक है, और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसी तरीके से आप हेडिंग बनाकर वो सारे पॉइंट लिख देना। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। अब ये है खुद सोचने वाला क्वेश्चन। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमने चीन की इकोनॉमी भी पढ़ी थी और भारत की भी हमें पता है। तो चीन के बारे में और भारत के बारे में ये कह रहे हैं इस लाइन में कि इन दोनों की इकोनॉमी उभरती हुई इकोनॉमी है। तो आज वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, ये दोनों देश क्या कर सकते हैं, एक ध्रुवीयता यानी कि जो एक ही पावर हुआ करती थी पहले, उस चीज़ को चुनौती दे सकते हैं, उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। इनमें इतना दम है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, भारत और चाइना में है इतना दम? तो अपने तर्क बताओ अब इस बात को लेकर। भाई मैं तो इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत और चाइना जो हैं वो आज उभरती हुई इकोनॉमी है और वो वर्ल्ड लेवल पे अपना एक प्रभाव बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसके बारे में कह तो दिया मैंने कि हाँ मैं सहमत हूँ, अब हमें पूरा लिखना पड़ेगा। कई बुक से पढ़ के नहीं होता ये क्वेश्चन, ये खुद करना है, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे, आप बताओ चाइना और भारत कैसे हैं।
खुद सोचो आप, अब खुद देखो आप, चाइना जो है आज बिजनेस में, ट्रेड में, वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचने वाला है। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है, ये मानो पूरी दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार चाइना ही करता है। छोटी से छोटी चीज़ को लेकर चाइना जो है प्रोडक्शन करता है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ को देख लो, अपने फ़ोन को उठा लो, अपने कंप्यूटर को उठा लो, अपने लैपटॉप को खोल के देख लेना, कभी भी छोटे छोटे खिलौने को देख लेना, दिवाली पे जो आपको ये लड़ी वगैरह दिखती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख लेना, कोई भी सॉफ्टवेयर देख लेना, हर चीज़ में आपको क्या दिखेगा, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो बहुत बड़े लेवल पे चाइना प्रोडक्शन कर रहा है। और अगर आप एरिया की बात करो तो क्षेत्रफल में यानी ज्योग्राफिकली भी चाइना बहुत बड़ा एरिया है, तो ये भी उसकी एक खास बात है। ऐसा ही भारत है, अब भारत भी देख लो अब कितनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, एरिया के लेवल में भी भारत बहुत बड़ा है और व्यापार में भी भारत अब बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि चीन और भारत एशिया के ये दो वो बड़े देश हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे अपना एक प्रभाव रखते हैं और आने वाले समय में ये एक ध्रुवीयता को चुनौती दे सकते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड में एक ही पावर है उसके सामने ये एक दीवार की तरह खड़े हो सकते हैं। भारत एवं चीन विश्व की उभरती हुई दो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, यानी कि भारत और चाइना आज बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत और चाइना उसको प्रभावित करने का दम रखते हैं। इसलिए समय समय पर यह कहा जाता है कि चीन व भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है, यानी कि इंडिया और चाइना इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसके पास परमाणु शक्ति है। चाइना जो है वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर है और उसके पास क्या है, परमाणु बॉम्ब भी हैं। तो चाइना एक पावरफुल देश है और वर्ल्ड में ये बहुत बड़ी बात है कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। पूरी दुनिया के सिर्फ 5 ही देश ऐसे हैं जो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और उसके बाद हमारा रशिया और ये चाइना है। तो एशिया का जो देश है चाइना वो स्थायी सदस्य है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो भी एक आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। अगर आप क्वांटिटी की बात करो तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास है, चाइना के पास है। अब है इसके साथ चीन बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रहा है, यानी अब अपनी इकोनॉमी को चाइना बहुत आगे लेकर जा रहा है। अब है भारत की बात। जहां तक भारत का प्रश्न है तो कुछ समीक्षक भारत को आने वाले समय की महाशक्ति के रूप में देखते हैं, यानी इंडिया जो है वो भी आज क्या बन रहा है, एक महाशक्ति बन रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहीं पर अगर वोट देकर अपना नेता चुनते हैं तो वो केवल भारत देश है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ कि बिना इलेक्शन के कोई सरकार बन गई हो। ठीक है, ना कभी सेना ने इंटरफेयर किया है भारत में और ना ही कभी किसी तानाशाह ने रूल किया है भारत पे। भारत जब से आज़ाद हुआ है एक डेमोक्रेसी के साथ अपनी सरकार बनाता रहा है। ठीक है, भारत ने संचार, तकनीक, विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किसी भी देश से अधिक उन्नति की है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, किसी भी फील्ड में आप आ जाओ, भारत ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा तरक्की की है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि हमारे कितने ही इंजीनियर जो हैं अमेरिका में काम करते हैं, सुंदर पिचाई हुए और भी बहुत सारे हुए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी इंडियन हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज वर्ल्ड लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दुनिया में बिल्कुल टॉप प्लेसेस पर बैठे हैं। हमारी जो इसरो है, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आज नासा को टक्कर दे रही है। हमने खुद के क्या बना रखे हैं, रॉकेट बना रखे हैं, हम मार्स पे भी गए हैं, हमारी मिसाइलें भी खुद की हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम देश में बनाते हैं। हमारा डीआरडीओ है जो कि डिफेंस से रिलेटेड सारी रिसर्च को करता है। तो डीआरडीओ भी और इसरो भी बहुत बड़े लेवल पे आज भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्होंने की है। तो भारत आज इन सभी चीज़ों में आगे निकल रहा है। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है। भारत की आर्मी, अब इंडियन आर्मी तो एक बहुत बड़ी आर्मी है और बहुत ही पावरफुल आर्मी है, तथा भारत एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है और भारत के पास एटम बॉम्ब भी है और बहुत ही एक जिम्मेदार देश भारत है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया है। तो हमेशा ही अमेरिका भी और कोई भी वर्ल्ड का देश हो वो हमेशा भारत से रिलेशन अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि भारत आने वाले समय की एक महाशक्ति है। तो यही लिखा हुआ है कि अमेरिका ने भी हमारे साथ क्या किया है, समझौता किया हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चीन एवं भारत
एक पक्षीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं। यानी कि अगर इन दोनों में अच्छा रिलेशन हो जाए, भारत और चाइना में, और हमारे ये लड़ाई वगैरह सुलझ जाए पाकिस्तान वगैरह से, तो भारत और चाइना जो हैं वो इस एशिया में एक पावर बन सकते हैं। जैसे उस तरफ अमेरिका है और यूरोप है, इस तरफ हम भारत और चाइना भी बन सकते हैं। तो ये था ये क्वेश्चन कि क्या आप मानते हो कि भारत और चाइना वर्ल्ड पावर बन सकते हैं? जी हाँ, हम मानते हैं। ये सारी बातें हैं जो ये बात साबित करती हैं कि भारत और चाइना एक वर्ल्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि करें। ये बिल्कुल ठीक बात है। क्षेत्रीय संगठन का मतलब है आपस में पड़ोसियों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाना। जैसे कि भारत ने अपना ग्रुप बनाया है अपने पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इनके साथ मिलकर। यूरोप वालों ने अपना यूरोप के देशों के साथ मिलकर, ठीक है, और आसियान के देशों ने अपने पड़ोसी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इनके साथ मिलकर। तो एक क्षेत्र में जो ग्रुप बनता है उसको मजबूत बनाने के लिए क्या होता है, शांति होनी जरूरी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर शांति और समृद्धि होगी तो आर्थिक संगठन जो है वो अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। यही तो अब तक हमने पढ़ा है कि यूरोपीय यूनियन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके पावरफुल होने की वजह ही क्या है, उसकी शांति और समृद्धि। यानी कि वहाँ पे जो लड़ाई वगैरह नहीं होती उनके बीच में आपस में, और वो साथ में मिलकर सारे काम करते हैं, तो ये उसको एक पावरफुल ग्रुप बनाती हैं। अब आसियान की बात कर लो, आसियान में भी ऐसा ही है, उनकी भी लड़ाई वगैरह नहीं है। और अपने ग्रुप की बात कर लो, भारत पाकिस्तान, भारत जो है नेपाल वगैरह, इनके साथ प्रॉब्लम रहती हैं, तो आपसी शांति नहीं है, इसीलिए ये ग्रुप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यही क्वेश्चन है, क्या शांति होने की वजह से ग्रुप आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, यूरोपीय यूनियन बहुत आगे है, आसियान आगे बढ़ रहा है, पर जो हमारा दक्षिण सार्क बोलते हैं जिसे, वो आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वहाँ पे शांति और समृद्धि नहीं है। तो ये बात बिल्कुल साबित करती है कि मुल्कों की शांति यानी देशों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। अगर शांति होगी तो कोई भी ग्रुप आगे बढ़ पाएगा। लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व में शांति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सर्वांगीण मतलब हर क्षेत्र में विकास। तो हर तरीके से अगर डेवलपमेंट हमें चाहिए तो वर्ल्ड में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है, और आर्थिक विकास भी हर एक देश का होना जरूरी है। इन दोनों शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ हैं, आपस में शांति बनाना और आपस में विकास करना, ये दोनों ही किस चीज़ से हो सकती हैं, अपना ग्रुप बनाकर हो सकती हैं, क्षेत्रीय संगठन बनाकर हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि विश्व शांति और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आवश्यक हैं। यानी वर्ल्ड में अगर हम शांति लाना चाहते हैं तो हमें अच्छे अच्छे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसे कि यूरोपीय यूनियन ने की है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और इसीलिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन जरूरी हैं। अतः अधिकांश महाद्वीपों में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हुए हैं, इसीलिए अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग क्षेत्रीय संगठन यानी कि रीजनल ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान तथा सार्क। ठीक है, ये संगठन संबंधित देशों के आर्थिक विकास को अधिक बढ़ावा देने तथा इन्हें युद्ध से दूर रखते हैं ताकि क्षेत्र और विश्व में शांति बनी रहे। तो यही था क्वेश्चन कि शांति और समृद्धि क्यों जरूरी है, और अगर क्षेत्रीय संगठन हम बनाते हैं तो उससे जो है वर्ल्ड में शांति और समृद्धि आती है या नहीं आती। तो बिल्कुल, अगर हम क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं तो उससे क्या आता है, वर्ल्ड में शांति आती है और समृद्धि आती है। जैसे कि यूरोपीय यूनियन के देश कभी नहीं लड़ते, आसियान वाले देश कभी नहीं लड़ते। ठीक है, अगर भारत के भी विवाद सुलझ जाएं तो सार्क भी एक अच्छा संगठन बन सकता है। तो शांति बनाने के लिए, समृद्धि बनाने के लिए विश्व में ये संगठन बनाने बहुत जरूरी हैं। यही था हमारा क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा है इंडिया और चाइना के विवाद, आपस में जो हमारी दिक्कत हुई उसको पूछा है हमसे। तो भारत और चीन के विवाद के मामले की पहचान करें और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। यानी कि हम आगे बढ़ें, आपसी दोस्ती को कैसे बढ़ाएं, इसके सुझाव पूछे हमसे। सबसे पहला पॉइंट, सीमा विवाद। देखो, भारत के साथ चाइना के जो सीमा विवाद हैं वो बहुत पुराने हैं। 1962 में हमारा एक युद्ध भी हुआ था सीमा विवाद को लेकर। तो दो एरिया है मेन, एक तो अक्साई चीन वाला एरिया और एक अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। तो वहाँ पे हमारी बहुत दिक्कत रहती है बॉर्डर को लेकर। चाइना कहता है ये हिस्सा हमारा है और भारत कहता है ये हिस्सा हमारा है। तो भारत चीन के मध्य सर्वाधिक तनावपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है। तो सबसे मेन जो दिक्कत हमारी वो क्या है, सीमा विवाद है। 1962 को भारत चीन युद्ध के समय
चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसे आज भी चीन अपना क्षेत्र बताता है। यानी कि 1962 में जो हम हारे थे जो, उसके बाद चाइना ने हमारे बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया था और चाइना उसे आज भी अपना एरिया बताता है। पर वो एरिया किसका है? भारत का है। इसीलिए इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है आज भी। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे चाइना के साथ लड़ाई हुई थी और हमारे आर्मी के जो नौजवान हैं उनकी लड़ाई हुई थी चाइनीज़ आर्मी से। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर वो विवाद अब तक चल रहे हैं। दूसरा, मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर लगता है भारत से, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा ऐसी रेखा है जो भारत तथा चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। यानी कि जब हम पे अंग्रेज़ों का राज था, उस टाइम पे बॉर्डर फिक्स किया गया था। 1956 तक चीन ने कभी भी मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार नहीं किया था। पहले तो चाइना कुछ नहीं कहता था इसके बारे में, ये बहुत 1914 से चली आ रही है बॉर्डर। पर 1956 के बाद क्या हुआ, चाइना इसमें दिक्कत दिखाने लगा और कहने लगा कि ये हमारा बॉर्डर नहीं है, हम नहीं मानते इस बॉर्डर को, हमें दोबारा से बॉर्डर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये गलत खींचे हुए ये लाइन जो मैकमोहन रेखा है। तो पहले कभी इसने इस मामले को लेकर दिक्कत नहीं की, पर 1956 के बाद उसने क्या किया, मैकमोहन रेखा को गलत बताना शुरू किया और भारतीय एरिया पर अपना दावा करने लगा। ठीक है, कहने लगा कि ये एरिया मेरा है, अरुणाचल प्रदेश वाला भी और इधर अक्साई चीन वाला एरिया भी। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा को लेकर भारत और चाइना के विवाद हैं। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े। पहला, सीमा विवाद यानी बॉर्डर को लेकर दिक्कत है। उसके बाद है मैकमोहन रेखा, स्पेशली एक बॉर्डर बता दिया आपको दूसरे पॉइंट में। कौन सा बॉर्डर? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। तो इस बॉर्डर को लेकर हमारी दिक्कत है चाइना के साथ। अब है तीसरा, चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चाइना जो है वो पाकिस्तान में बहुत सारे हथियार भेजता है भारत के खिलाफ काम करने के लिए। तो इस बात से हमारे संबंध खराब होंगे या नहीं होंगे? तो तीसरा पॉइंट यही है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध काम करता है और चाइना क्या करता है, उसको हथियार दे रहा है। तो इस बात को लेकर भी हमारे चाइना के साथ खराब रिलेशन हो रहे हैं। चौथा है भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। इसको समझो आप। जब 1954 के बाद हमने चाइना के साथ एक समझौता किया था पंचशील वाला, तो उस टाइम पे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो 55-56 में भी हमारे रिलेशन अच्छे थे। पर इस 55-56 के बाद वाले टाइम पे क्या हुआ, तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया। भारत और चाइना के बीच में एक एरिया पड़ता था तिब्बत, उसमें रहा करते थे बौद्ध धर्म के कुछ लोग। ठीक है, उनका जो हेड हुआ करता था वो होते थे दलाई लामा। आपने फोटो भी देखा होगा दलाई लामा का। ठीक है, अब वो दिल्ली में रहते हैं और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे धर्मशाला नाम की जगह है, वहाँ पर भी वो लोग रहते हैं। तो ये उसी समय भाग कर आए थे जब चाइना ने इनके ऊपर अटैक किया था 1950 के दशक के लास्ट में, 58 के आसपास। तो चाइना ने जब इन पे अटैक किया था तो ये लोग भारत में भाग कर आए थे। जब भारत ने इनको शरण दी, अब भारत तो देखो हमेशा गरीबों की मदद करता है, चाहे उसे इसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। तो भारत ने वैसा ही किया, दलाई लामा की मदद की, जो बेचारे उनको वहाँ से भगाया गया था तिब्बत से। इंडिया ने उनको क्या दी, अपने यहाँ पे शरण दी, उनको रखा भारत में और आज तक वो लोग भारत में रह रहे हैं। तो इस बात को लेकर चाइना तगड़ा चिढ़ गया हमसे और चाइना ने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक कर दिया था 1962 में। ठीक, तो भारत ने जो दलाई लामा को समर्थन दिया उसको लेकर भी हमारे क्या है, विवाद चल रहे हैं चाइना से। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के नेता थे जो कि कब भाग कर आए थे, जब चाइना ने तिब्बत पर हमला करके तिब्बत पर कब्जा करना चाहा, तब भाग कर वो कहाँ पे आए थे, भारत में आए थे। तो वो लोग आज तक भारत में रह रहे हैं। तो भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना, चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है। यानी चीन को इस बात से दिक्कत रहती है कि भारत दलाई लामा को सपोर्ट करता है। भारत और चीन के बृहत्तर सहयोग के लिए सबसे पहले अपने सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को इस प्रकार का रास्ता निकालना चाहिए जो दोनों देशों को मंजूर हो, यानी ऐसी बातचीत करनी चाहिए जो दोनों एक दूसरे पर सहमत हो। चीन को मैकमोहन रेखा के विषय में भारत से सहयोग करना चाहिए, तो चाइना को भी क्या करना चाहिए, मैकमोहन रेखा को मानना चाहिए और भारत से कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करती है। अतः चीन को पाकिस्तान के हथियारों की आपूर्ति के समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, यानी उसे ऐसे ही अंधाधुंध हथियार ना दे। गलत कामों के लिए पाकिस्तान को अगर हथियार नहीं देगा चाइना, तो हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। दलाई लामा के विषय पर भी दोनों देशों की बातचीत द्वारा सामान्य उपाय निकालना चाहिए, यानी दोनों देशों को बैठकर आपस में बात करनी चाहिए और दलाई लामा वाले मैटर को, तिब्बत वाले मैटर को सुलझाना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगर आपस में दोस्ती करेंगे और इन सारे मामलों को सुलझा लेंगे तो ही भारत और चाइना का विकास हो सकता है, दक्षिण एशिया का विकास हो सकता है।
तो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ख़त्म हुए, हमने सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें